कार्तिक, देखो, आई एम सॉरी। मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी। एक बार मुझे माफ़ कर दो। रंभा दौड़ती हुई उसे दरवाजे को पकड़कर खोलने की कोशिश करने लगी। ऐसे कैसे तुम्हें माफ़ कर दूँ? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? अगर गुस्सा था तो मुझ पर उतारती, उसे क्यों तकलीफ़ दी? रंभा रोते हुए कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर रंभा की तरफ दिखाते हुए बोला, इन हाथों से उसके खून से भरे शरीर को उठाया था मैंने। आज तक कभी कार्तिक कपूर के हाथ नहीं कांपे, लेकिन अपने हाथों में उसका खून देखकर मेरी आत्मा, मेरा हाथ तक कांप रही थी। कार्तिक, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी। मैं दोबारा तुम्हारे और नन्ही के बीच में कभी नहीं आऊँगी। प्लीज़ एक बार बस मुझे माफ़ कर दो। वो लगातार अपने दोनों हाथों से उस पिंजरे के दरवाजे को हिला रही थी, पर लोहे के मोटे मोटे सलाखों को हिला पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। रंभा ने बहुत ही मिन्नत की, लेकिन शायद आज कार्तिक कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। पूरा आहूजा परिवार दरवाजे से ये होते देख रहा था, लेकिन अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कार्तिक को रोक सके। कार्तिक अपने आंखों से उन दोनों क्रेन वालों को इशारा किया। कुछ ही देर में एक तरफ से कि वह उठकर बैठ पाती, वह बेजान से पिंजरे में बस क्रेन के इशारे पर इस तरह से उसे इस तरह लुढ़कती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उस पिंजरे के अंदर रंभा एक फुटबॉल हो और वह दोनों ट्रेन रंभा को फुटबॉल समझकर खेल रहे हों। तभी रंभा की माँ दौड़ते हुए आई और कार्तिक के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, कार्तिक, मैं नहीं जानती इस बिज़नेस को, घाटा और नुकसान को। मैं मानती हूँ उसने गलत किया है, सज़ा भी तुमने उसे दे दी है, बस अब छोड़ दो उसे। कार्तिक बिना किसी भाव के अब भी रंभा की तरफ देख रहा था। रंभा की माँ कार्तिक को पकड़कर हिलाते हुए कहती है, क्रेन की रस्सी ऊपर होती है। रंभा गिरकर लुढ़कते हुए पिंजरे के दूसरे कोने में गिर जाती है। तभी दूसरे क्रेन ने भी अपनी रस्सी को ऊपर खींची, तो रंभा उस कोने से लुढ़कते हुए दूसरे कोने की तरफ चली गई। इस तरह से बारी बारी से क्रेन उस पिंजरे को कभी राइट साइड से तो कभी लेफ़्ट साइड से ऊपर करता और रंभा उसके अंदर कभी इधर से उधर लुढ़कती। गिरती लोहे की सलाखों से लगे हुए चोट से अब उसका खूबसूरत सा पार्टी का गाउन खून से लटपट हो चुका था। उसका माथा, उसके गाल, उसके हाथों पर खून साफ साफ नज़र आ रहा था। रंभा में अब इतना भी होश नहीं था। कार्तिक, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? माफ़ कर दो उसे। मैं उसे यहाँ से बहुत दूर भेज दूँगी और कभी तुम लोगों के बीच में नहीं आएगी। कार्तिक ने रंभा से नज़र हटाकर रंभा की माँ की तरफ देखते हुए बोला, आपकी बेटी इस पिंजरे से बाहर तब तक नहीं आ सकती जब तक कि मेरी बीवी होश में नहीं आती। जितने घंटे वह तकलीफ़ झेल रही है, उतने ही तकलीफ़ आपकी बेटी को होना चाहिए। वो मर जाएगी कार्तिक। देखो, उसका पूरा खून बह चुका है। उसे अस्पताल नहीं ले गए तो पता नहीं उसे क्या होगा। वो मर जाएगी। उसे ये सब तब सोचना चाहिए था जब उसने नन्ही को मारने की कोशिश की। अब सब कुछ नन्ही के होश के आने पर टिका है। जब तक उसे होश नहीं आता तब तक पिंजरे का दरवाज़ा खुलेगा नहीं। रंभा की माँ पलटकर पिंजरे की तरफ देखती है, जो कभी दाएं साइड से ऊपर होता था तो कभी बाएं साइड से, और रंभा अब बेहोश हो चुकी थी। कार्तिक वहाँ से अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा तो रंभा की माँ ने फिर से उसे आवाज़ दिया, लेकिन कार्तिक बिना रुके अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। कार्तिक के गार्ड और उसके सिक्योरिटी के जितने भी टीम उसके साथ आए हुए थे, जितने भी लोग थे, वे सभी इस वक्त वहीं पर रुक गए थे। बिना कार्तिक के ऑर्डर के अब यहाँ से कोई हिल नहीं सकता था। कार्तिक हॉस्पिटल आया और जैसे ही नन्ही के कमरे में अंदर आया, कार्तिक के पापा की आवाज़ आई, तुम्हें कब पता चला कि ये सब रंभा ने किया है? कार्तिक समझ गया किसी ने फ़ोन करके कार्तिक के पापा को सब कुछ बता दिया है। वह नन्ही के करीब जाते हुए बोला, नंदिनी ने बेहोश होने से पहले मुझे बताया था, कार्तिक, जिस तरह से तुम उसे छोड़कर आए हो वहाँ पर वो मर जाएगी। कार्तिक ने पलटकर अपने पापा की तरफ देखा। मैं जानता हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज़ भी है, ये भी जानता हूँ, लेकिन ये गलत है।
जब तक नन्ही को होश नहीं आता ना, उस लड़की को अस्पताल लेकर जाया जाएगा और ना ही वह पिंजरा खुलेगा। कार्तिक बोला, वो जानवर नहीं, इंसान है। कार्तिक के पापा चिल्लाते हुए बोले। हरकतें नहीं थी उसकी इंसानों वाली, और कार्तिक कपूर कब से दूसरों के बारे में सोचने लगा। डैड, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि किसी ने मेरी जान को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की है। उसे खुश तो मैं बिल्कुल नहीं रहने दे सकता। कार्तिक के पापा गुस्से से कमरे के बाहर निकल गए। कार्तिक वहीं नन्ही के बगल में बैठा उसके माथे को प्यार से सहला रहा था। पट्टी लगे होने के कारण बस थोड़ा सा ही चेहरा दिखाई दे रहा था। नन्ही के हथेली को अपने होठों से लगाकर चूमते हुए वो कार्तिक ने कहा, प्लीज़ जान, आंखें खोल दो। देखो, पहली बार प्यार पर भरोसा किया है मैंने। सच कहता हूँ, अगर इस बार धोखा दोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज़ उठ जाओ। कार्तिक नन्ही के चेहरे को देख रहा था जब उसे महसूस हुआ कि नन्ही के होठ हिल रहे थे। कार्तिक झट से उठा, नन्ही के चेहरे के करीब जाते हुए अपने दोनों हाथों से उसके गाल पर धीरे धीरे से थपकी देने लगा। नन्ही फिर से बोलने की कोशिश करने लगती है। कार्तिक ने नन्ही को देखा और वहीं दीवार पर लगी हुई एक बटन को दबा दिया। कुछ देर में डॉक्टर के पास बेल बजने लगी थी और महज 2 मिनट के अंदर ही डॉक्टर की पूरी टीम इस वक्त नन्ही के चारों तरफ खड़ी थी। नन्ही को पूरी तरह से होश तो नहीं आया था, लेकिन वह अभी कुछ कुछ बड़बड़ाए जा रही थी कि डॉक्टर को इस बात की उम्मीद दे रहा था कि नन्ही अब ठीक हो रही है। डॉक्टर ने सभी को वार्ड से बाहर कर दिया और नन्ही को किसी भी तरह से स्ट्रेस ना देने के लिए कहा। कार्तिक हॉस्पिटल में मौजूद उस राधे कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े अपने हाथ को जोड़कर प्रार्थना कर रहा था। प्रीति की नज़र उस पर गई तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। उसने सत्यम को उस तरफ देखने का इशारा किया। सत्यम भी कार्तिक को देखकर मुस्कुरा दिया। सत्यम कार्तिक को देखकर बोला, कहते हैं प्यार इंसान को बदल देता है। भगवान पर भरोसा ना करने वाला मेरा भाई आज भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहा है। सत्यम और प्रीति नन्ही के कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठे थे। नन्ही बात कर रही होगी क्या? प्रीति सत्यम के पास बैठते हुए बोली, हाँ, मेरी एक आँख में अंदर नन्ही के कमरे में छोड़ कर आया हूँ ना, इसलिए अंदर क्या हो रहा है वो मैं देख पा रहा हूँ। सत्यम प्रीति के बेतुक के सवाल पर कहा, क्या कुछ भी बोल रहे हो आप? प्रीति मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा, तुम तो लॉजिकल बात कर रही हो ना। तुम्हारे साथ ही मैं बाहर आया और तुम्हारे साथ ही बैठा हूँ, फिर मुझे कैसे पता कि अंदर क्या हो रहा है? प्रीति ने अपने होठ सिकुड़कर चेहरा नीचे झुका लिया तो सत्यम मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने पास खींचते हुए बोला, वो अब ठीक होगी, उसे होश आ रहा था ना। तभी कार्तिक भी उनके पास आके बैठ गया। दोनों उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके लिए कार्तिक को मंदिर पर प्रार्थना करते देखना किसी अजूबे से कम नहीं था। कार्तिक ने देखा कि सत्यम और प्रीति दोनों उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सत्यम उसका बड़ा भाई था, वह उसे कुछ कह तो नहीं सकता था, लेकिन प्रीति को छोड़ भी नहीं सकता था। कार्तिक प्रीति को देखते हुए बोला, तू मुझे देखकर हंस क्यों रही है? प्रीति जानती थी कार्तिक इस वक्त थोड़ा सा परेशान है। वे सत्यम के बगल से उठकर कार्तिक के बगल में बैठे कर उसके बाजू को दोनों हाथों से पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, मैं मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है नन्ही अब ठीक है। मैं मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरा दोस्त कम देवर मेरी देवरानी के लिए पागल हो गया है। और मैं इसलिए भी मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें आज मंदिर में प्रार्थना करते देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। अगर नन्ही ठीक हो गई तो मैं भगवान पर भरोसा करने लगूँगा, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मैंने भगवान से कुछ मांगा है। देखते हुए कहा। कार्तिक ने प्रीति को, तो फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। दोनों की बातों के बीच में उनका ध्यान नन्ही के कमरे के दरवाजे पर गया, जिसे खोलकर भी डॉक्टर बाहर आए थे। एक साथ पूरा परिवार फिर से डॉक्टर को घेर कर खड़ा हो गया था। डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जो इस बात की निशानी थी कि न्यूज़ पॉजिटिव है।
डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, वो ठीक है, फ़िलहाल होश में है। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा बातें ना करें, स्ट्रेस ना लें और उनके आसपास का माहौल थोड़ा खुशनुमा रखें। हम मिल सकते हैं उससे, कार्तिक तुरंत बोल पड़ा। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, डॉक्टर ने कहा। कार्तिक ने जब सुना कि वो नन्ही से मिल सकता है, वो तुरंत आगे जाने लगा। डॉक्टर कार्तिक को रोकते हुए बोले, एकदम शांत होकर बात कीजिएगा। डॉक्टर भी डरता था और वो कार्तिक को गुस्से में देख चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो नन्ही पर भी गुस्सा रहा होगा। कार्तिक ने डॉक्टर के हाथ को अपने बाजू ऊपर से झटका और सीधे कमरे के अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे पूरे घर वाले भी गए। नन्ही के बेड को इस वक्त थोड़ा सा उठाया गया था और नंदी इस वक्त बिस्तर के उस सभी की तरफ देख रही थी। एक एक करके उसने सबका चेहरा देखा और फिर उसकी नज़र रघुवीर की तरफ गई। रघुवीर जी को देखते ही नन्ही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। पापा, उसने अपने दोनों हाथों को उठाया। अपने हाथों को उठाते टाइम से दर्द हो रहा है, ये उसके चेहरे को देखकर पता चल रहा था। पापा, उसने प्यार से रघुवीर जी को आवाज़ दी। रघुवीर जी नन्ही को ऐसा करते देख उसकी तरफ बढ़ते हैं। नन्ही के सामने बैठकर नंदिनी के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। नन्ही थोड़ा सा झुककर उनके कंधों पर अपना कंधा रख देती है। पूरा घर खुश था कि नन्ही ठीक थी, लेकिन कार्तिक को ये अजीब लगा कि नन्ही यहाँ मौजूद और किसी को देखकर नहीं मुस्कुराई थी। वो सिर्फ रघुवीर जी को ही देखकर मुस्कुराई, लेकिन क्यों? एक छोटी मुस्कुराहट कार्तिक को देखकर भी तो आती। तभी रघुवीर जी नन्ही के बिस्तर से खड़े होकर सबकी तरफ देखने लगते हैं। नन्ही सबको देख रही थी। कार्तिक आगे आया, उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कैसा लग रहा है? नन्ही अपने हाथ ऊपर करके कार्तिक के हाथों को हटाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, पर आप कौन हैं? नन्ही के मुंह से सुनते ही वो कार्तिक से पूछ रही है, आप कौन हैं? कार्तिक मानो जैसे सदमे में चला गया। जान, मैं तुम्हारा मिस्टर कपूर, नहीं पहचाना मुझे? कार्तिक अकलाते हुए बोला, मिस्टर कपूर, सॉरी, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। पापा, कौन है ये? नन्ही के मुंह से ये सुनते ही कि उसे नहीं पहचानती और अपने पापा से पूछ रही है कि कार्तिक कौन है, कार्तिक हैरानी से नन्ही को देखने लगा। क्या उसकी नन्ही उसे भूल गई? क्या उसे याद नहीं है कि कार्तिक कौन है? कार्तिक अपने को 2 कदम पीछे लेते हुए बोला, सच में मुझे नहीं पहचानती? तभी प्रीति आगे आते हुए बोली, नन्ही, मैं प्रीति, तुम्हारी प्रीति दी। सॉरी, मैंने नहीं पहचाना आप लोगों को। पापा, कौन है ये सब? मुझे इतना चोट कैसे लगा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नन्ही ने बच्चों का फेस बनाते हुए रघुवीर जी की तरफ देखकर बोला। कार्तिक नन्ही के पास जाते हुए बोला, ऐसे कैसे तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? जान, मुझे ध्यान से देखो, ऐसे कैसे तुम मुझे नहीं पहचान रही? कार्तिक तेज़ आवाज़ में बोला। रघुवीर जी कार्तिक को गुस्से में देखकर कहते हैं, कार्तिक, इस तरह से बात मत करो। कार्तिक समझ रहा था कि उसे अब इस तरह से नहीं चिल्लाना चाहिए, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि उसकी जान उसे पहचान ही नहीं रही थी। जिसके लिए वह 2 दिन से मरा जा रहा था, वह होश में आने के बाद उससे पूछती है कि तुम कौन हो? सत्यम उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाते हुए बोला, तू पहले बाहर आ, थोड़ा शांत हो, उसके बाद तुम मुझसे बात करना। लेकिन भाई, ऐसे कैसे मुझे नहीं पहचानती? उसे चोट लगा तब तक मुझे मिस्टर कपूर कह रही थी, मुझसे कह रही थी कि मेरे साथ जीना चाहती है। सत्यम बोला, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। अभी कुछ देर के लिए उसके पापा के साथ छोड़ दे उसे, अभी अभी होश में आई है। कभी कभी हो जाता है ना ऐसा। हाँ ज़रूर, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुझे ना पहचाने? कहकर कार्तिक वहीं नन्ही के कमरे के बाहर लगी हुई कुर्सियों में एक पर बैठ गया। घर के सभी लोग एक एक करके कमरे से बाहर आए। सभी उदास थे। प्रीति और रघुवीर जी अभी नन्ही से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने आकर उन दोनों को भी बाहर जाने के लिए कहा, तो वे सभी बाहर आ गए। कार्तिक अलग दुनिया में जा चुका था। अब वह सोच कर रहा था कि अगर सच में नन्ही ने उसे नहीं पहचाना तो वो क्या उसे अपने पति मानेगी
ऐसे कैसे नहीं मानेगी, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। वह अपने आप में ही बड़बड़ाया। तो सत्यम उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन कार्तिक अपने ही सवालों का खुद ही जवाब दे रहा था। शायद प्यार में पागल होना इसी को कहते हैं। वो नन्ही को कैसे याद दिलाएगा, यही सोच रहा था कि तभी उसे याद आया उसके हाथ में इस वक्त मेहंदी लगी थी, उसमें कार्तिक का नाम है। अगर नंदी ने पूछा तो कार्तिक उसे मेहंदी दिखा देगा। इतना समझदार होकर भी अभी वो बच्चों की तरह लॉजिक ढूंढ रहा था। 1 घंटे तक कमरे में कोई नहीं गया, सभी अब घर जा रहे थे। नन्ही ठीक थी और होश में थी, इसलिए घर वाले थोड़ी देर घर जाकर रेस्ट करना चाहते थे। रघुवीर जी अभी वहीं थे, क्योंकि नन्ही सिर्फ उनको ही पहचान रही थी। कार्तिक अपने ख्यालों में था जब अर्पित की आवाज़ आई, जीजा जी आपकी मोटू से बात हुई। कार्तिक ने अर्पित को देखा तो अर्पित भी कार्तिक के बगल में बैठ गया। क्या हुआ? फूफा जी ने बताया कि मोटू ठीक है, होश में है। फिर आप क्यों उदास हो? वो मुझे नहीं पहचान रही, कार्तिक धीरे से बोला। क्या? अर्पित चिल्लाया तो रघुवीर जी ने अपनी आंखें दिखाई। मतलब मोटू आपको भूल गई? कार्तिक को ये सुनते ही ऐसा लगा कि जैसा उसका सबसे कीमती चीज़ उससे दूर हो गया। इसका मतलब अब उसको हम डिस्चार्ज करा के अपने घर ले जाएंगे? अर्पित अपने भोलेपन में बोला और फिर रघुवीर जी की तरफ देखते हुए कहता है, फूफा जी नन्ही को आप हमारे घर लेकर आएंगे, पर उसका ध्यान रखेगी माँ। घर रघुवीर जी कुछ कहते उससे पहले ही कार्तिक उठकर खड़ा हुआ और अर्पित को कॉलर को पकड़कर खींचकर खड़ा करते हुए बोला, उसके पति का घर है उसके पास, तो तुम्हारे घर क्यों आएगी? पर जीजा जी मोटू आपको नहीं पहचानती। क्या कहोगे आप उससे? कहाँ ले जा रहे हो उसे? अर्पित घबराते हुए डर कर बोला, उसे सब याद करना ही होगा। मैं अच्छे से अच्छा डॉक्टर लेकर आऊँगा, लेकिन वो कपूर हाउस ही आएगी और मेरे साथ रहेगी। कार्तिक ने अर्पित को एक झटके कार्तिक ने छोड़ दिया। जीजा जी आप कुछ भी कहिए, आपको पता है ना उसकी ज़िद, वो आपको नहीं पहचानती। इसका मतलब आप उसे चाहकर भी नहीं ले जा सकते। अर्पित रघुवीर जी के पीछे छुपते हुए बोला। कार्तिक ने उसे ऐसा देखा मानो जैसे नज़रों से ही भस्म कर देगा। रघुवीर जी भी अर्पित को डांटते हैं और कार्तिक से कहते हैं, बेटा ये बच्चा है, इसकी बातों को मत सुनो। कार्तिक अर्पित को घूर रहा था और अर्पित अंदर तक डर गया। तभी डॉक्टर आए और नन्ही के वार्ड में घुस गए। इस बात का फ़ायदा उठाकर कार्तिक भी, हाँ मैं ठीक हूँ, और कुछ तुमने तो डरा ही दिया था। पता है कितना प्यार करने लगा हूँ तुमसे मैं, ये अब पता चला। तुम सच में जान बन गई हो मेरी। ये सब आप मुझे क्यों कह रहे हो? नन्ही अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली। जान। कार्तिक हाथ बढ़ाकर नन्ही के चेहरे को थामना चाहा तो नन्ही ने अपनी गर्दन को थोड़ा सा पीछे कर लिया। मत फेरो नज़र इस तरह से, तुम्हारी कसम। दिल को कितना दर्द होता है बता नहीं सकता तुम्हें। अब नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। अच्छा तो पहले प्यार नहीं करते थे? प्यार कितना है इसका एहसास दिलाने के लिए एडमिट होना पड़ता है। जब होश में आई तो आप सामने बैठे थे और आपको देखते ही मुझे याद आया कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता और मैं उन सीढ़ियों से नहीं गिरती तो हम हनीमून पर होते, पर आपके उस एक्स ने सब बर्बाद कर दिया। तुम जानती हो मैं कितना डर गया तुम्हारे इस फालतू के मजाक के चक्कर में। 2 घंटे में मेरी क्या हालत हुई है। कार्तिक की आवाज़ में अब कोई प्यार नहीं था, बल्कि गुस्सा था। मिस्टर कपूर मुझे दर्द हो रहा है, तो बर्दाश्त करो दर्द को, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। नंदिनी मुस्कुराकर उसके कंधे पर अपने सर को रखे अपनी आंखें बंद करके बोली, आप गुस्सा हो रहे हैं? हाँ हो रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है पिछले 2 घंटे में मैंने क्या क्या झेला है। कार्तिक गुस्से से बोला। मैं तो मजाक कर रही थी। कार्तिक अभी भी उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए था। उसे नन्ही पर प्यार और गुस्सा दोनों था, इस वक्त हावी हो रहा था। तुम ऐसा कैसे मजाक कर सकती हो? गुस्सा भी आ रहा है, दूसरी तरफ से खुशी भी हो रही है। कार्तिक बोला, नन्ही बिल्कुल ठीक है और उसे पहचानती है, ये बड़ी बात थी। सॉरी नन्ही ने कार्तिक के कान के पास आकर कहा। तुम्हारी सॉरी नहीं एक्सेप्ट करूँगा मैं, कहकर कार्तिक ने उसे छोड़कर नन्ही की तरफ देखा। नन्ही पपी फेस बनाए कार्तिक को देख रही थी।
मैं उतना बोल भी नहीं पाया, उसी में मेरे कॉलर पकड़ के लटक गए थे मेरे ऊपर। नन्ही अर्पित की बात सुनकर मुस्कुरा दी। नन्ही का मुस्कुराता चेहरा देखकर अर्पित अपने गले पर हाथ रखते हुए कहता है, यहाँ यहाँ पकड़ रहा था तेरे हस्बैंड ने मेरा गला। वो तो शुक्र था कि फूफा जी थे कि मैं बच गया, वरना इस बिस्तर पर तू भी अगले वार्ड में मुझे आना पड़ता। अब तू मत नाराज़ हो, एक तो वो भी रूठ कर चली गई मुझसे। नंदिनी भोली होकर बोली, होंगे ही ना, इतना बड़ा झटका दे दिया तूने उनको। नन्ही अर्पित को गुस्से से देखते हुए बोली, मेरा भाई है या फिर उनका, मेरी साइड ले, उनकी साइड मत ले। कार्तिक नन्ही से गुस्सा होकर कमरे से ज़रूर बाहर आ गया था, पर वो हॉस्पिटल छोड़कर नहीं गया था। वो बाहर बैठा था। घर वाले वापस आ चुके थे, सब नन्ही से मिल चुके थे और सबको पता चल चुका था कि नन्ही ऐसे ही नाटक कर रही थी। सबने प्यार से डांट भी लगाया, लेकिन कार्तिक वह नन्ही के कमरे में पिछले 2 घंटे से अंदर नहीं आया। वह अभी बाहर बेंच पर बैठा हुआ था। सत्यम नन्ही के कमरे से बाहर निकलकर कार्तिक जिस बेंच पर बैठा था उसके बगल में बैठते हुए बोला, बस बचपना है उसमें, ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया कुछ। कार्तिक बिना कुछ बोले दूसरी तरफ देख रहा था। सत्यम कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर हौले से थपथपाते हुए बोला, जा मिल ले, सबसे यही पूछ रही है कि मिस्टर कपूर कहाँ है। कार्तिक बिना सत्यम की तरफ देखे इस तरह से बैठा था जैसे वह सत्यम की बात सुनना ना चाह रहा हो, जबकि उसका मन जानता था कि वह अंदर जाकर खुद नंदिनी को देखना चाहता था, उसके साथ बैठना चाहता था। कार्तिक सुन रहा है ना मेरी? सत्यम थोड़ा ज़ोर से बोले। कार्तिक सत्यम की तरफ अपना चेहरा करता है। सत्यम कार्तिक का चेहरा देखते ही बोला, कार्तिक तू रो रहा था। कार्तिक की आंखें लाल हो चुकी थी, पलकें अभी भी गीली थी। अपनी चोरी पकड़े जाने पर कार्तिक झट से सत्यम के कंधे पर सर रखकर सत्यम से लिपटकर उसे कसकर पकड़ लेता है। शायद ये पहली बार था जब कार्तिक सहारे के लिए सत्यम के पास आया था। होश संभालने के बाद कभी भी कार्तिक इतना कमज़ोर नहीं पड़ा था। हौसला रख, सत्यम ने कहा। कार्तिक अपनी लड़खड़ाती ज़बान से बोला, वो ऐसा कैसे कह सकती है? 2 दिन में उसकी जान के लिए लड़ता था, उसकी जान बच जाए, लेकिन 2 घंटे में आपको पता है मैंने क्या क्या नहीं सोचा। अगर मुझे सच में नहीं पहचानती तो ये 2 घंटे उन 2 दिनों से ज़्यादा दर्दनाक थे भाई। वो अच्छी है कार्तिक, हम जानते हैं कैसे बातें करता है तू। सिर्फ तू अकेला नहीं है, उसे प्यार करता है, वो भी तुझसे प्यार करती है। कार्तिक कुछ नहीं बोला तो सत्यम फिर से बोला, तू जानता है ना वो तुझे बहुत प्यार करती है, माफ़ कर दे, उससे मिल ले। कार्तिक दोपहर में नन्ही के कमरे से बाहर निकाला था और अब रात के 12 बजने वाले थे। वे कमरे में नहीं आया था। नन्ही सबसे रिक्वेस्ट कर चुकी थी कि उसने बस यूं ही मजाक कर दिया था, कार्तिक से कहे कि आ जाने के लिए, एक बार नन्ही से आकर मिलने, मगर कार्तिक नहीं आ रहा था और वह इस वक्त बाहर गुस्से में बैठा था। तकरीबन रात के 12 बजे कार्तिक को इस बात का पूरा यकीन हो गया कि अब दवाई के असर से नन्ही सो चुकी होगी। तब रात के 12 बजे कार्तिक नन्ही के कमरे में आया। उसके बैठे बगल में रखे हुए चेयर पर वह थोड़ी देर के लिए बैठा और प्यार से उसके चेहरे को देख रहा था। सफ़ेद रंग की पट्टी उसके माथे, कान सबको ढक चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे सफ़ेद टोपी पहना दिया हो। चेहरे पर थोड़ी सी लाली आ गई थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने होठों से किस करते हुए बोला, लव यू सो मच। बहुत बुरा लगा जब तुमने मुझसे ये गंदा मजाक किया, जब तुमने मुझे पहचानने से इनकार किया। वे जाने कब तक नन्ही को देखते यूं ही बैठा रहा, लेकिन जब कार्तिक की आंखें भारी होने लगी थी तब से नन्ही हॉस्पिटल लेकर आया था, वह एक पल को भी नहीं सोया था। उसने एक बार फिर से उसके हाथों को चूमा और फिर प्यार से उसके माथे को किस करके बोला और जाने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने महसूस किया कि उसके हाथों पर जो हाथों से नन्ही के हाथ रखा था, नन्ही की पकड़ कार्तिक के हाथों पर कस गई। कार्तिक अपने हाथ को खींचने की कोशिश करता है, मगर नन्ही ने बहुत कस के पकड़ा हुआ था। वो कदम पीछे किया और नन्ही को देखने लगा। नन्ही ने धीरे से अपनी आंखें खोली।
आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, उसने बहुत प्यार से कार्तिक से कहा। उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि वो सच में शर्मिंदा है। कार्तिक बिना कुछ बोले नन्ही के चेहरे को देख रहा था। कार्तिक को कुछ ना बोलता देख नन्ही फिर से बोली, बस यूं ही थोड़ा सा फ़न के लिए मैंने कह दिया था, मुझे नहीं पता था आप इतने नाराज़ हो जाओगे। कहते कहते नन्ही की आवाज़ मानो जैसे भारी होने लगी थी। कार्तिक को लगा कि अब वो रो देगी। वह झट से झुककर और उसे सीने से लगाते हुए बोला, प्लीज़ मत रोना, मेरे दिल पर एक और भार मत डालना। तो आप नाराज़ नहीं होना, नन्ही यूं ही भर रहे हुए आवाज़ में बोली। तो कार्तिक ने अपने सर हिलाते हुए बोला, तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ क्या? ज़्यादा वक्त के लिए नन्ही अभी बेड पर लेटी हुई थी। कार्तिक ने अपना चेहरा नन्ही के चेहरे के सामने लाया, उसके नाक पर अपने होठों से किस करते हुए बोला, तुम्हें पता है और 2 घंटे जब तुमने मुझे नहीं पहचान रही थी कैसा लगा मुझे? नन्ही के होठ नीचे की तरफ झुकने लगे, मानो जैसे अब वे रोने वाली है। आई टेल यू, अगर तुम रोई आई विल किस यू। बाद में बोलना मत, हॉस्पिटल के बेड पर भी तुम्हारा फ़ायदा उठाता हूँ। कार्तिक नन्ही को वार्निंग देकर बोला, और अगर मैं कहूँ कि मैं चाहती हूँ आप मेरा फ़ायदा उठाओ। नन्ही भी कार्तिक को छेड़ने से पीछे नहीं हटने वाली थी। कार्तिक नन्ही की बात सुनकर हंस पड़ा, तुम एक बार ठीक तो हो जाओ, फिर तुम्हारे इस डायलॉग का बदला लूँगा। हंसते वक्त कार्तिक की आंखें बंद हुई और उसकी आंखों से आंसू नन्ही के ऊपर गिरे। उस आंसू को महसूस करते ही नन्ही कार्तिक को देखकर बोली, सॉरी, ज़िंदगी में दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी, एक बार माफ़ कर दीजिए। कार्तिक ने उसे नहीं डांटा तो नन्ही साइड में रखे हुए रिमोट की तरफ से इशारा करते हुए बोली, फिर मेरा बेड थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए और मेरे बगल में आकर बैठ जाइए। कार्तिक हम रिमोट लिए और नन्ही के बेड को आधा ऊपर कर दिया। अब नन्ही लगभग आधी लेटी हुई थी तो आधी बैठी हुई थी। उसने अपने हाथों से इशारा करते हुए कार्तिक को अपने बगल में बैठने के लिए कहती है। कार्तिक उसके बगल में बैठ जाता है। नन्ही अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करके कार्तिक के कंधे पर अपना सर रख देती है और अपने हाथों को कार्तिक के हाथ पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके कंधे को कार्तिक धीरे धीरे सहला रहा था। मिस्टर कपूर, डॉक्टर ने मेरे बाल काट दिए हैं क्या? कार्तिक ने झुककर नन्ही के बालों की तरफ देखा। और मुझे तुम। कार्तिक खुद भी काफ़ी थका हुआ था। जाने बातें करते करते वो कब सो गया उसे खुद भी नहीं पता चला, जबकि नन्ही 2 दिन तक बेहोश थी और दोपहर में भी काफ़ी देर तक सोती रही, इसलिए इस वक्त उसे नींद नहीं आ रही थी। कार्तिक के कंधे पर सर रखकर जाने कब तक कार्तिक को देखती रही। उसे अपनी शादी के लिए हाँ करने का फैसला बिल्कुल सही होता हुआ नज़र आ रहा था। जाने कितनी बार तो उसने अपने ही मन में मोना को थैंक यू बोला। फिर वह शादी वाले दिन भाग गई, वरना कहाँ मिलता उसे कार्तिक। अपने चेहरे को थोड़ा सा उठाकर उसने कार्तिक के गाल पर किस किया तो कार्तिक नींद में भी मुस्कुरा दिया। 2 दिनों बाद उसे सुकून की रात थी, कार्तिक के लिए भी और नन्ही के लिए भी। भले ही इसके बाद तक लंबा वक्त नन्ही को ठीक होने में लगता, लेकिन कार्तिक था उसके साथ तो नन्ही जानती थी कि सब कुछ हो जाएगा। कार्तिक और नन्ही ये एक दूसरे से लिपटे हुए उस बिस्तर पर सो गए। दवाई के असर की वजह से इस वक्त नन्ही को दर्द तो नहीं हो रहा था, दोनों सोए हुए थे। जब सत्यम और अरविंद घर से कॉफ़ी लेकर नन्ही से मिलने के लिए आए, इस तरह दोनों को सोता देख सत्यम मुस्कुराकर बाहर आ गया, जबकि अरविंद ने अपने मोबाइल से उन दोनों की फ़ोटो ली और अपनी फैमिली ग्रुप पर डाल दिया। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।